हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग पूरी झारखंड जीके का संपूर्ण निचोड़। जो फ्रेंड्स आपके जीएसएससी सीजीएल की एग्जाम जो 21 सितंबर को होने वाली है, उसी को देखकर ये फ्रेंड्स आखिरी उम्मीद वाली सेशन बनाई गई है। ये सेशन जो होगा हमारा फ्रेंड्स सेशन 10 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेशन 9 तक कवर कर चुका था फ्रेंड्स। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से किस अभियान के सिंक्रोनाइजेशन में व्यापार करने में आसानी शुरू की है। केंद्र सरकार की जो कौन सी योजना है जिसके तहत झारखंड सरकार ने अपनी अभियान में सिंक्रोनाइजेशन में व्यापार करने में आसानी शुरू की है। तो चार ऑप्शन हैं आपके, मेक इन इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और जीतेगा इंडिया। तीन में से फ्रेंड्स राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत फ्रेंड्स झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को अपनाते हुए व्यापार में आसानी और सिंक्रोनाइजेशन करने की शुरू की है। तब फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं। नियमों को सरल और तर्कसंगत बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की है। और ये जो है औद्योगिक के क्षेत्र में फ्रेंड्स नियमों को सरल, तर्कसंगत और सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की है। मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2014 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो की गई थी भारत सरकार द्वारा 2014 ईस्वी में की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा वाक्यांश है जो मेक इन इंडिया के माध्यम से पीएम मोदी ने 2014 में दिया था। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार का वाक्य है जो किसके द्वारा दिया गया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था, जिसका संबंध जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबी और डिजिटल इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। और इसका जो प्रसारण की व्यवस्था फ्रेंड्स किसके माध्यम से किया जाएगा? डिजिटल इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। और किसको प्रमुखता दी गई है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को और गरीबी को प्रमुखता दी गई है। स्टैंड ऑफ इंडिया 5 अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत जो है 2016 में किया गया था, जबकि आत्मनिर्भर भारत वाक्यांश का मोदी के द्वारा कब दिया गया? 2014 में दिया गया। और मेक इन इंडिया की शुरुआत भी 2014 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, या फिर आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय किस वर्ष से कार्यरत है? झारखंड में जो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पे रांची में उच्च न्यायालय है, 21 वर्ष से कार्यरत है। ऑप्शन से आपके 1998 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन बी है 2004 में और ऑप्शन डी है 2002 में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 2000 से। यानी कि झारखंड का जब से गठन हुआ था उस समय से झारखंड उच्च न्यायालय अपने कार्य कर रहे हैं। तब फ्रेंड्स झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी किस तरह से हुई है, इसे कुछ पॉइंट्स के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले 6 मार्च 1972 ईस्वी को रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी। यानी कि फ्रेंड्स इससे पहले 1972 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी। यानी पटना की एक शाखा खोली गई थी। कहाँ पे? रांची में। और कब खोली गई थी? तो 1972 में खोली गई थी। इसके जस्ट बाद 4 साल बाद 8 अप्रैल 1976 को रांची में पटना उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बना दी गई। यानी कि फ्रेंड्स 4 साल बाद रांची में पटना उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बना दी गई। उन्हीं के बाद यह स्थायी बेंच 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन पर झारखंड उच्च न्यायालय बन गई थी। और जब बिहार से झारखंड राज्य का अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तभी से बिहार राज्य पुनर्गठन बन गया और झारखंड उच्च न्यायालय बन गई अलग से। कब से? तो 15 नवंबर 2000 से। यानी कि फ्रेंड्स जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तभी से हमारा झारखंड उच्च न्यायालय कार्यरत है। तो ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2019 से झारखंड का अपना उच्च न्यायालय बन गया। इससे पहले फ्रेंड्स इसकी जो शाखा खोली गई थी तो 1972 में थी। उसके जस्ट 4 साल बाद 1976 में इसे स्थायी बनाया गया था, पटना उच्च न्यायालय को स्थायी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से कौन सी जनजाति पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन है आपके, असुर, बंजारा, बैगा और ऑप्शन डी है उरांव जनजाति। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है हमारा जनजाति या पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि बैगा जनजाति आखिर किस प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये पंचायत प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि फ्रेंड्स उरांव जनजाति किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं देख लेते हैं। उरांव जनजाति पहरा पंचायत प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण करती है। ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति जो है पहरा पंचायत प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण करती है। असुर जनजाति की अगर बात करें फ्रेंड्स तो असुर जनजाति आदिम जनजाति है। असुर जनजाति जो एक प्रकार की आदिम जनजाति है, जिनमें से फ्रेंड्स झारखंड में 8 प्रकार की आदिम जनजाति पाई जाती है, उनमें से एक है हमारा असुर जनजाति, जिसे प्राचीनतम जनजाति व सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिस्थापक कहे जाते हैं। और इन्हीं असुर जनजाति को फ्रेंड्स प्राचीनतम जनजाति व सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिस्थापक कहे जाते हैं। झारखंड में इसका जो आगमन हुआ था फ्रेंड्स एमपी से हुआ था, यानी कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य से इसका आगमन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनजाति से रिलेटेड अक्सर सवाल
झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, असुर जनजाति का आगमन जो हुआ था मध्य प्रदेश राज्य से हुआ था। बंजारा जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो बंजारा जनजाति एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। बंजारा जनजाति जो एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है और एक अल्पसंख्यक जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे 1956 ईस्वी में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बंजारा जनजाति को जो है 1956 में इसे जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। वहीं बैगा जनजाति की अगर बात करें तो बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बैगा जनजाति में जो है 9 वर्षों पर एक प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रसनावा त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति में बाघ को पवित्र पशु के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स था ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसे फ्रेंड्स नोट्स बनाते चलिएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, कंटेंट अगर पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। इससे क्वेश्चन पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके बन गया है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहती है, झारखंड के किस जिले से निकलती है। यानी कि फ्रेंड्स दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा स्थान है। ऑप्शन से आपके रांची में, ऑप्शन सी बी है चतरा में, ऑप्शन सी है ढालभूमगढ़ में और ऑप्शन डी है लातेहार में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार में। दामोदर नदी का उद्गम जो होते हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब फ्रेंड्स दामोदर नदी है, अब दामोदर नदी से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो देख लेते हैं। यह नदी लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस स्थान से निकलती है, तो टोरी नामक स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है। झारखंड में इसकी लंबाई की अगर बात करें फ्रेंड्स तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। वहीं फ्रेंड्स झारखंड की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है किस नदी को, दामोदर नदी को। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है फ्रेंड्स किसे, दामोदर नदी को। अब यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, लंबी नदी और बड़ी नदी में क्या डिफरेंट है। तो लंबी नदी जो है ये लंबाई में मापी जाती है कि इतनी लंबी है, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर। वहीं बड़ी नदी उससे मानी जाती है जो फ्रेंड जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ नदी ऐसे होते हैं जो कि चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं लेकिन लंबाई उससे थोड़ा कुछ ही ज़्यादा है। इस प्रकार से क्षेत्रफल की गणना जो की जाती है बड़ी में की जाती है और लंबाई की तुलना में लंबाई में की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को मानी जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है दामोदर नदी मानी जाती है। और ये फ्रेंड्स दो दामोदर नदी घाटी निगम के अवस्थित है। यहाँ पर जो है दामोदर काफ़ी प्रदूषित नदी मानी जाती है। सहायक नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भैरा नदी और कतरी नदी। ये नदी जो है फ्रेंड्स दामोदर की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, भैरा नदी को कभी कभी भैरवी नदी भी कह दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सहायक नदी जो है बराकर नदी है, कोनार नदी है, जमुनिया नदी है और भैरवी नदी है और कतरी नदी है। इनके कुछ उपनाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। दामोदर नदी को दो उपनाम से जाने जाते हैं, देव नदी को और बंगाल का शोक नदी को। ध्यान रखिएगा, बंगाल के शोक के नाम से कहाँ जानी जाती है तो पश्चिम बंगाल में जानी जाती है, और देव नदी के नाम से कहाँ जानी जाती है तो झारखंड में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सॉरी फ्रेंड्स, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है। झारखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उसका कार्यकाल कितना है। चार ऑप्शन से आपके 2000 से 2003, ऑप्शन बी है 2003 से 2004, ऑप्शन सी है 2004 से 2005 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 2000 से 2003 तक। 2000 से 2003 तक जो है झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल था। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे विनोद कुमार गुप्ता थे और इन्हीं के कार्यकाल हो जाएंगे 2000 से 2003 तक। झारखंड में प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी फ्रेंड्स कौन बनी थी तो ज्ञान सुधा मिश्र जी बनी थी। झारखंड में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी तो ज्ञान सुधा मिश्र बनी थी और प्रथम पुरुष में बनी थी विनोद कुमार गुप्ता बनी थे। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता की तो रणधीर वर्मा। झारखंड में जो प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता बने थे कौन बने थे, रणधीर वर्मा बने थे। नेक्स्ट है प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ी कौन बनी थी फ्रेंड्स तो सावित्री पुत्री जी बनी थी। ध्यान रखिएगा, सावित्री पुत्री, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट नहीं है, इग्नोर कीजिएगा। सावित्री पुत्री जी जो है आदिवासी प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी सावित्री पुत्री, और अशोक चक्र प्राप्तकर्ता बने थे रणधीर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में हथिया पाथर मेले से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के किस जिले में हथिया पाथर मेले का आयोजन किया जाता है। हथिया पाथर मेला का आयोजन जो किया जाता है फ्रेंड्स कहाँ किया जाता है तो ध्यान रखिएगा बोकारो में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बोकारो में। हथिया पाथर मेले का आयोजन बोकारो में किया जाता है। तो फ्रेंड्स हथिया पाथर मेला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका आयोजन जो होता है मकर संक्रांति के दिन होता है। हथिया पाथर मेले का आयोजन जो होता है किस अवसर पर होता है तो मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। इस मेले की विशेषता क्या है फ्रेंड्स तो इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। इस मेले में सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। नेक्स्ट है राम रेखा धाम मेला और गांधी मेले का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। राम रेखा धाम मेला और गांधी मेला का आयोजन जो किया जाता है सिमडेगा में किया जाता है। बोकारो के अन्य मेला देख लेते हैं फ्रेंड्स। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का अन्य मेला है लुगुबुरु घंटामाड़ी मेला, तो उसके बाद धर्मगढ़ मेला और हथिया पाथर मेला। ये तीन ऐसे मेला है जो फ्रेंड्स
बोकारो जिला में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से मेला है, लुगुबुरु घंटीबाड़ी मेला, उसके बाद धर्मगढ़ मेला और हथिया पाथर मेला का आयोजन जो होता है कहाँ पे होता है, बोकारो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बोकारो स्टील प्लांट की पहली भट्टी किस वर्ष काम करने लगी थी? बोकारो स्टील प्लांट की पहली भट्टी किस वर्ष काम करने लगी थी? 4 ऑप्शन है आपके, 1972 में, ऑप्शन बी है 1978 में, ऑप्शन सी है 1964 में और ऑप्शन डी है 1968 में। इससे राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 1972 में। 1972 से बोकारो स्टील प्लांट की पहली भट्टी काम करना शुरू कर दी थी। अब फ्रेंड्स बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, तो 29 जनवरी 1964 में की गई थी, यानी फ्रेंड्स 29 जनवरी 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, लेकिन उन्हीं के 8 साल बाद अपना कार्य शुरू किया था 1972 में। इस कारखाने को लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, कोइंझर खदान से प्राप्त होती है। इस कारखाने को लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है कहाँ से प्राप्त होती है, तो कोइंझर खदान से प्राप्त होती है। और ये कोइंझर खदान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। और कुकिंग कोल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो कुकिंग कोल की प्राप्ति झरिया धनबाद से होती है, यानी कोयले की प्राप्ति जो होती है बोकारो स्टील प्लांट को तो कहाँ से प्राप्त होती है, झरिया से। और क्योंझर से जो प्राप्ति होती है वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस तरह से पूछे गए हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति किस खदान से प्राप्त होती है, तो आंसर यहाँ पे कोइंझर खदान। अब इस तरह भी पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि कोइंझर खदान कहाँ स्थित है, तो आंसर यहाँ पे ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, और ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। और जो इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स, सोवियत संघ रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि भारत ने तो खुद से बनाया था, लेकिन सहयोग भी लेना पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा सोवियत यूनियन रूस की सहायता लेनी पड़ी थी। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल कहते हैं, ये जो बोकारो स्टील प्लांट है फ्रेंड्स किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो सेल के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा सेल के फुल फॉर्म हो जाएंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बोकारो स्टील प्लांट इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सुमराई टेटे। सुमराई टेटे के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला किस वर्ष बनी थी? ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली जो फ्रेंड्स सुमराई टेटे जी हैं, ये झारखंड की पहली महिला है जो ध्यानचंद पुरस्कार मिली थी। तो ये किस वर्ष इसे ये पुरस्कार दी गई थी फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है आपके, 2016 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2017 में और ऑप्शन डी है 2018 में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 2017 में। सुमराई टेटे जी को ध्यानचंद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2017 में सम्मानित किया गया था। अब फ्रेंड्स सुमराई टेटे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सुमराई टेटे का जन्म 15 नवंबर 1979 में हुआ था, और किस स्थान पे हुआ था फ्रेंड्स? तो सिमडेगा में हुआ था। सिमडेगा जो झारखंड के दक्षिण पश्चिम डिस्ट्रिक्ट है, तो ध्यान रखिएगा सिमडेगा जो है, सिमडेगा में किसके जन्म हुआ था? तो सुमराई टेटे का जन्म हुआ था, और कब हुआ था? 1979 में हुआ था। और इसे ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था फ्रेंड्स? तो 2017 में दिया गया था। झारखंड में हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर सुमराई टेटे जी हैं, और झारखंड की जो हॉकी टीम है फ्रेंड्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुमराई टेटे जी हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 2002 में स्वर्ण पदक भी जीता था। कौन जीता था? तो सुमराई टेटे जी। किस वर्ष जीता था? तो 2002 में जीता था। ये क्वेश्चन शायद पूछे जाने की संभावना बनती है फ्रेंड्स की मैनचेस्टर में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सुमराई टेटे जी ने जीता था, और किस वर्ष जीता था? तो 2002 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन अगर पसंद आ रही है, कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं? इन 4 ऑप्शंस में से फ्रेंड्स आपको बताना है कि वह पूजा कौन सा है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्या है? केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके, सुरजाही पूजा, जानी पूजा, ऑप्शन सी है बहुरा पूजा और ऑप्शन डी है सावन पूजा। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सुरजाही पूजा। सुरजाही पूजा में जो है फ्रेंड्स केवल पुरुष भाग लेते हैं। सुरजाही पूजा में जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं। अब फ्रेंड्स सुरजाही पूजा की विशेषता क्या है देख लेते हैं। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, स्पष्ट तो इसमें नाम छुपा हुआ है ये सुरजाही पूजा। सुरजाही पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देव की पूजा की जाती है। इनके अलावा फ्रेंड्स देख लेते हैं अघन माह, यानी कि फ्रेंड्स नवंबर और दिसंबर में इस पूजा का आयोजन किया जाता है। और ये फ्रेंड्स किस प्रकार से आयोजन किया जाता है? तो सफ़ेद मुर्गा और हरिया तपान के साथ मनाया जाता है। और ये पूजा का जो आयोजन होता है सफ़ेद मुर्गा के साथ हरिया तपान का बंदोबस्त किया जाता है। और फ्रेंड्स हरिया तपान क्या है जान लेते हैं। तो हरिया तपान जो है ये हरिया चावल से बना एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चावल की जो निर्माण किया जाता है हरिया का जो निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है? तो चावल से निर्माण किया जाता है, जो आदिवासियों में सबसे आम पेय पदार्थ है। और ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो किसके द्वारा किया जाता है? तो चावल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सुरजाही पूजा ऐसा पूजा है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पद्म भूषण जीतने वाला झारखंड का एकमात्र सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? झारखंड में तो हालांकि फ्रेंड्स पद्म भूषण पुरस्कार कई क्षेत्र में जीता गया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बने हैं और उसने पद्म भूषण अवार्ड जीता था। तो 4 ऑप्शन है आपके, स्टेन स्वामी, ऑप्शन बी है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय और ऑप्शन सी है दयामणि बारला और ऑप्शन डी है वंदना शिव। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी शैलेश कुमार बंदोपाध्याय।
शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो है ये सामाजिक क्षेत्र में यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पद्म भूषण पुरस्कार जीते थे। अब फ्रेंड्स इसी पद्म भूषण से रिलेटेड और शैलेश कुमार बंदोपाध्याय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड में इसका जन्म हुआ था और कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1926 में इसका जन्म हुआ था। शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय का जन्म जो हुआ था 1926 में हुआ था और कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। इन्हें 2010 में जो फ्रेंड्स पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यही जो पद्म भूषण अवार्ड है फ्रेंड्स कब सम्मानित किया गया था, तो 2010 में सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा कब ये सम्मान दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जी को, तो 2010 ईस्वी में दिया गया था। यह गांधीवादी विचारधारा में 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित थे। और ये सामाजिक कार्यकर्ता कब बने थे फ्रेंड्स, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था 1942 ईस्वी में और गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उन्हीं से प्रेरित होकर इसने सामाजिक कार्यकर्ता में शामिल हो गया, जिसकी वजह से 2010 ईस्वी में इसे कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। आप हमारे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।